बेटा डिटरमिनेंट का यूज क्यों करते हैं अपन लोग, पहले ये देखते हैं। डिटरमिनेंट बेटा इसका जनरली यूज तो देखो, जैसे आपकी दो वेरिएबल्स की जो इक्वेशन होती है एक्स और वाई, वेरिएबल्स की जो इक्वेशन होती है इनको सॉल्यूशन में भी यूज करते हैं, या थ्री वेरिएबल्स की इक्वेशन होती है एक्स वाई जेड, इनको भी सॉल्व जब करते हैं तो वो डिटरमिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे थ्री वेरिएबल के टू वेरिएबल की इक्वेशन तो आप ऐसे भी सॉल्व कर लोगे, बट थ्री वेरिएबल के जब भी इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो आपको डिटरमिनेंट मेथड जो होता है वो इजी पड़ता है। ओके बच्चों, जैसे यहाँ पर आपको मान लेते हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। बेटा दो इक्वेशन आपको दी गई है, यदि आपसे बोला जाए x और y की वैल्यू बताओ आप, तो आप x इक्वल टू क्या लिख लोगे डायरेक्टली, पहले आप ऐसे करो, x इक्वल टू लिखना है तो आप ऐसा करोगे b2 c1 कर लो माइनस b1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 कर लोगे, ऐसे ही होता है। या बेटा जैसे y निकालोगे तो y क्या करोगे, a1 c2 a1 and c2 माइनस a2 c1 अपॉन a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2 या a2 b1। बेटा आप ऐसे ही एक्स वाई निकालते हो, या तो आप इनको जब किसी एक में मल्टीप्लाई करके जैसे भी करते हो आप एक्स वाई ऐसे निकालते हो, ठीक है। अब बच्चों यदि ऐसे निकालते हैं, ऐसे आपको जब इक्वेशन सॉल्व करते हो, अब आपको डिटरमिनेंट मेथड से एक्स वाई निकालना है, तब कैसे निकालोगे आप वो भी देखते हैं। बेटा अपन लोग करते क्या है, पहले सबसे पहले अपन लोग डी निकाल लेते हैं। डी निकालेंगे तो डी में जो x और y के कोफिशिएंट लिखे हुए हैं तो उनको करस्पॉन्डिंग लिख देंगे, a1 a2 b1 and b2। अब बेटा डी निकल आया, x y के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट x का a1, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में a2 एंड b1 and b2। अब बेटा इसके बाद आप d1 निकाल लीजिए। d1 जब निकालोगे बच्चों तो जहां पर आपको देखो d1 निकालना है हमें, तो d1 में क्या कर दोगे आप, बोलो बच्चों। यहां पर जैसे c1 और c2 है, जो कांस्टेंट टर्म है आप यहां पर लिख दीजिए c1 एंड c2, और x वाला लिख दीजिए। x वाला हटा के आप क्या करोगे, यहां पर जो x के यदि x सॉरी d1 निकालना है हमें, तो d1 में क्या करोगे, x के जो कोफिशिएंट इसको हटा दो, आप क्या करोगे a1 और a2 बाद में लिख दोगे। ऐसे d2 निकालने के लिए, d2 निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, वही सेम चीज c1 और c2 तो लिखोगे आप, बट यहां पर आप b1 और b2 लिख दोगे, a1 और a2 को हटा दोगे। तो यहां से बेटा जैसे आपसे पूछा जाए x इक्वल टू क्या आएगा, क्योंकि हमने x निकालने के लिए d1 अपॉन d करेंगे, यहां से x निकलेगा, और y इक्वल टू d2 अपॉन d, यहां से आपका निकलेगा y। बेटा इसीलिए जब x इक्वल टू d1 अपॉन d करते हैं तो d तो ऐसा ही आएगा, बट d1 में देखो x वाले कोफिशिएंट हटा देते हैं, x वाले कोफिशिएंट की जगह क्या रख रहे हैं, c1 और c2 लिख रहे हैं, और यहाँ पर d2 की जगह क्या लिख रहे हैं, y वाले कोफिशिएंट हटा के, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू निकालना है ना, तो y वाले कोफिशिएंट हटा के कांस्टेंट रख रहे हैं c1 और c2, यहाँ पर बेटा b1 और b2। अब बच्चों किसी बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि देख लेते सर बोलो बेटा, x और y वाला क्या समझाओ, वापस समझाओ ना बेटा x इक्वल टू जो फार्मूला होता है x इक्वल टू d1 अपॉन d2, यहां से पहले आप d निकाल लेंगे, फिर d1 निकालिए, फिर d2 निकालिए। बेटा x निकालने के लिए d1 अपॉन d2 d1 अपॉन d होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो d1 निकालने के लिए क्या किया, x के कोफिशिएंट हटा के कांस्टेंट रखे थे c1 एंड c2 रख दिया, एंड सॉरी x निकालने के लिए क्या करें b1 सॉरी x निकालने के लिए यहाँ पर जो होगा आपका, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया सर, सब मिक्स हो गया, एक बार फिर से आप समझा दो। इसीलिए सर मैंने आपको बोला, बहुत कंफ्यूज हो गया है। ठीक है, ओके सॉरी बेटा। बेटा यहाँ पर क्या करोगे आप, x निकालने के लिए क्या करो, x1 जो x का कोफिशिएंट हटाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा b1
एंड B2 आ जाएगा। x के कोएफिशिएंट की जगह जब A1 A2 जगह क्या लिख दोगे आप, C1 और C2 लिख दोगे। अब यहाँ पर बेटा वैसे ही कर लो, आगे पीछे करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। जब D2 निकालो, क्योंकि D2 हमें y निकालने के लिए चाहिए होता है, तो D2 निकालने के लिए, जब y निकालने के लिए चाहिए, तो B1 और B2 जगह क्या लिखोगे आप, C1 और C2 लिख दोगे। क्लियर है बच्चों? अब ऐसे ही बेटा ये तो आपको, आप यही बोलोगे सर हम तो आप एक्स वाई कोएफिशिएंट ऐसे निकाल लेंगे, इजी पड़ेगा, हमें डिटरमिनेंट निकालने के लिए तीन तीन डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, देना आएगा। बट बेटा यदि अपन को, और सर अभी आपने बोलो बोलो आपने प्रथम। ऊपर लिखा है सर x इक्वल्स टू B2C1 और माइनस B1C2। यस बेटा, यदि यहाँ पर x निकालना है आप, तो x वाला कोएफिशिएंट हटा के आप ये थोड़ा जब न्यूमरेटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x इसको हटाइए, B2C1 माइनस B1C2 कर देते हैं अपॉन, अब देखिए फिर ये वाला हटाइए, y वाला हटा दीजिए, देन A1 B2 एंड B1 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। ये आपको 10th में पढ़ाया गया होगा। अब बच्चों देखते हैं, इसको ज्यादा आप लोग माइंड मत लो, क्योंकि आप लोग ऐसे करोगे नहीं कभी, इसलिए मैंने कर दिया यहाँ पर। अब देखो बच्चों, ये तो आपको D1 D2 निकल आया। अब आपको जैसे, तो अब आपको मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी, सॉरी डिटरमिनेंट के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या करेंगे, जैसे आपसे बोला जाए बेटा 2/2 का डिटरमिनेंट, तो मतलब यहाँ पर ABCD, यदि कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो देखो यहाँ पर बेटा इसको रो बोलते हैं, R1 एंड R2, एंड इसको क्या बोलोगे बेटा, कॉलम बोलोगे, C1 एंड C2। ओके बच्चों, यहां पर इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। ओके बच्चों, अब बेटा 2/2 की बात हो गई। अब आपसे यदि 3/3 का डिटरमिनेंट हो, तो 3/3 में क्या होगा, ABC CBA BCD। अब बेटा यहां पर देखो 3 रो मतलब रो 1 रो 2 एंड रो 3, यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, और कॉलम भी कितने हैं, C1 C2 एंड C3। बेटा यहाँ पर 3 रो और 3 कॉलम। तो पहले आप जैसे अब यहाँ पर लिखोगे, जैसे डिटरमिनेंट में क्या लिखोगे, पहले रो लिखते हैं, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है, यहाँ बेटा पहले रो लिखोगे, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट, फिर कॉलम लिखोगे। ओके बच्चों, यहाँ पर लिखने का यही राइट वे यही है, रो एंड कॉलम। यहाँ भी ऐसे लिख रहे हैं अपन लोग, रो एंड कॉलम। अब कुछ बच्चों को ये भी डाउट आ गया सर 2/2 3/3 ऐसे 4/4 का होगा, जिसमें 4 रो एंड 4 कॉलम होंगे। बेटा एक नोट बना के लिख लो, यदि आपसे कभी कभी जनरली पूछ लिया जाता है इंटरव्यू वगैरह में 1/1 का डिटरमिनेंट क्या होता है, तो 1/1 का बेटा सिंगल एक नंबर होता है, जैसे मान लो ये है, इसको आप डिटरमिनेंट में लिख दोगे, ये बेटा 1/1 का डिटरमिनेंट है। आपको दिख भी रहा होगा, इसमें एक रो है एंड एक कॉलम। ओके बच्चों, इसमें सिंगल एलिमेंट होता है। क्या बोले सर, ये बेटा जो बेटा ये यदि डिटरमिनेंट में कोई एक एलिमेंट ओनली और ओनली वन एलिमेंट है, तो इसको 1/1 का डिटरमिनेंट बोलेंगे। देखो बेटा इसमें एक रो है और एक कॉलम है, ओके, तो इसलिए इसको 1/1 का डिटरमिनेंट बोलते हैं। इसको नोट में आप लोग कर लो। यस सर थोड़ा थोड़ा मिक्स हो गया है सर। सर वो सिंबल बराबर दिख नहीं रहा है, वो आपने कौन सा 1/1 का, अच्छा 1/1 का, अच्छा इसमें बेटा केवल और केवल सिंगल एलिमेंट को अपन लोग 1/1 का, केवल और केवल 1 भी दिया हो, कोई भी एलिमेंट सिंगल एलिमेंट दिया हुआ तो आप उसको 1/1 का डिटरमिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा और अदरवाइज नहीं पूछते हैं। अब जैसे 1/1 का है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 1 होगा। जैसे 2/2 का है तो इसका ऑर्डर क्या होगा डिटरमिनेंट, तो 2 होगा। 3/3 का है तो ऑर्डर जैसे आपसे पूछ ले तो 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सर 3/4 हो तो 3/4 बेटा डिटरमिनेंट ही नहीं होगा, ये मैट्रिसेस आएगा आपका। ठीक है, मतलब सर डिटरमिनेंट हमेशा 1/1 हाँ ऐसा ही होगा, वैसा ही होता है सर, हाँ ऐसा ही, मतलब सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा ही। ये बेटा 3/4 4/3 ये सब मैट्रिसेस में आपके जाएंगे।
इतना नोट करो, दिन आगे देखते हैं। बेटा रो और कॉलम क्लियर होगा डिटरमिनेंट में, किसको रो बोलेंगे किसको कॉलम बोलेंगे? जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे जितने एलिमेंट आएंगे उनको रो बोलेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो उसमें जो होंगे वो कॉलम होंगे, ठीक है? ऐसे भी आप समझ सकते हो। अब बच्चों अपन लोग देखते हैं हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट। बेटा डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे मान ले 3/3 का डिटरमिनेंट ले लेते हैं, a1 क्या ले लें, a1 a2 a3 ले लेते हैं, एंड b1 b2 b3 ले लेते हैं, c1 c2 c3 ले लेते हैं। बेटा इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, उसको हम कभी कभी डेल से भी नोट करते हैं या डी से भी नोट करते हैं। इसका जब डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो जैसे आपका सॉल्व कैसे करते हैं ये देखना, 1 बाय 1 देखना बच्चों, ठीक है? यहां मान लीजिए इस रो के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं या कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं डिटरमिनेंट, ठीक है? तो बेटा ठीक है, इस रो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं अपन लोग, तो क्या करोगे, a1 के जो करस्पॉन्डिंग, मतलब जैसे a1 के ये रो और ये कॉलम को अपन लोग हटा देंगे, ठीक है? जैसे जहां पर a1 दिया है तो वो रो और वो कॉलम हटा देंगे। अब इसके अलावा जो बचा हुआ तो a1 आप लिख के डॉट, अब यहां पर क्या बचा हुआ है, केवल बेटा इतना बचा हुआ है, बोलो बच्चों, यस b2 c2 अपॉन, यहां पर क्या दिया हुआ, b2 c2 आ गया एंड b3 c3 आ गया। ये बेटा आपका a1 का हो गया। अब देखते हैं, अब क्योंकि हम रो के अकॉर्डिंग ही डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, माइनस, अब यहां पर बेटा साइन देखो, साइन कन्वेंशन डिटरमिनेंट कैसे होता है ये भी आप देख लो, यहां पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये बेटा साइन कन्वेंशन होता है जब अपन लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ तो बेटा प्लस था तो इसलिए हमने प्लस ए आगे लगा दिया, प्लस को इसीलिए शो नहीं किया। अब बच्चों यहाँ पर माइनस है तो मतलब माइनस b1 आएगा। अब बेटा क्या करना, b1 वाली रो एंड b1 वाला कॉलम, ये रो एंड ये वाले कॉलम हटा देते हैं। इसके अलावा जो बचा हुआ आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या बचा हुआ बेटा, a2 a3 c2 c3, ये हो गया बच्चों प्लस। अब देखो यहाँ पर बेटा प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं। अब क्या करोगे, c1, अब बच्चों जब c1 सॉल्व करोगे तो c1 वाली रो, ये वाली रो और ये वाला कॉलम अपन लोग हटा देंगे, जो बचा हुआ है उसको लिख लेंगे। तो क्या बचा हुआ, a2 b2 अपॉन या a3 b3 अपॉन, नहीं ऐसे ही, ठीक है नीचे। बच्चों क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। यस सर। जैसे अब हमने पहली रो और पहले का मतलब पहली रो के अकॉर्डिंग हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला है। अब कोई बोलेगा कि नहीं सर हमें पहली रो के अकॉर्डिंग नहीं, हमें सेकंड रो के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है? अब बेटा सेकंड रो या मतलब चलो इसमें रो के अकॉर्डिंग निकाल लिया हमने, कॉलम के अकॉर्डिंग निकालते हैं। कैसे करते हैं भाई, कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे तो फिर भी वही क्या सर ये वाला फिर से समझाओ ना, एक बार थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर। बच्चों देखो, जो भी आप स्टार्ट करोगे, जैसे मान लो हम इस रो और इस कॉलम, इस रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहते हैं डिटरमिनेंट, ठीक है? इस रो के अकॉर्डिंग जब सॉल्व करोगे तो आप a1 लोगे। अब a1 के करस्पॉन्डिंग ये रो एंड ये कॉलम, उसकी जो जहां पर एलिमेंट है वो रो और वो कॉलम हटाकर जितना बचा हुआ है आप ब्रैकेट में बना के लिख सकते हैं। 2/2 का डिटरमिनेंट बनाइए देन आप लिख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर बेटा क्योंकि साइन प्लस था तो प्लस ही लगा दिया। अब दूसरे में क्या है, अब जब b1 में जाएंगे तो b1 में क्या है, माइनस साइन है, तो यहाँ पर बेटा माइनस साइन लगा देंगे। माइनस साइन जब लगाओगे तो b1 ये वाला रो एंड b1 के जो करस्पॉन्डिंग कॉलम है उसको, कॉलम को हटाने के बाद जो बचा हुआ a2 c2 बचा हुआ है एंड a3 c3 बचा हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है? अब क्या करते हैं, अब फिर प्लस है बेटा यहाँ पर, तो प्लस लगाने के बाद c1 के बाद क्या बच रहा है, c1 वाली रो एंड c1 वाला कॉलम हटा दिया
आपको क्या समझ गया सर। A2 B2 सर इसको A3 क्या बोलते हैं? D1 इंटू D1 बोलते हैं सर इसको। इसको डेल से भी डिनोट करते हैं, डी से भी डिनोट करते हैं, डिटरमिनेंट और, ठीक है, डिटरमिनेंट निकालना है इसका। ऐसे ही मैट्रिसेस में भी करते हैं, ठीक है। मैट्रिसेस में जब आएगा तो मैं बोल दूंगा कि आप ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अभी डिटरमिनेंट देखते हैं। Yes, sir. अब बच्चों यार कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर हमें तो कॉलम के अकॉर्डिंग करना है भाई, तो कॉलम के अकॉर्डिंग करके देखते हैं। बेटा कॉलम के अकॉर्डिंग करोगे तो A1 तो पहले ही आएगा। अब A1 देखो यहाँ प्लस साइन है, A1 लगा लिया हमने, इस कॉलम को और इस रो को हटा दिया, क्या बचा? B2 C2 B3 C3। अब बेटा अब यहाँ पर माइनस है, फिर भाई माइनस लगा लिया। अब यहाँ पर क्या A2 है, अब A2 वाली रो सॉरी A2 वाला कॉलम एंड A2 वाली रो हटा देते हैं। अब क्या बचा ऊपर? B1 C1 अपॉन या B3 C3, ओके। B1 C1 और B3 C3 बच रहा है। अब ये हो गया। अब बच्चों क्या करोगे आप लोग? अब यहां पर प्लस है, अब A3 लोगे, प्लस A3। अब A3 वाली रो एंड A3 वाला कॉलम हटा देते हैं। अब यहां से क्या बच रहा है? B1 C1 B2 C2, ओके बच्चों। अब क्लियर हुआ? आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग करिए, आपका आंसर जो आएगा वो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। अब देखो बेटा ये 3/3 का साइन कन्वेंशन है। अब कोई पूछ लेगा सर 2/2 को कैसे होगा, तो 2/2 का प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इसी तरह बेटा आपको प्लस से स्टार्ट होगा। अब 4/4 का भी आप प्लस से स्टार्ट होगा, जो भी अल्टरनेट साइन आप करते चले जाइए, ठीक है। नोट कर लो बच्चों। सर 2 इन 2 का डिटरमिनेंट होगा, उसमें से वन एक ही टर्म आएगा ना सर? एक ही टर्म आएगा तो एक टर्म लिख लेंगे यार, करेंगे वैसे सर ही। आपने 2/2 का क्या कहा था, वो साइन कन्वेंशन वो लिखना रहेगा। प्लस माइनस ऐसे कर लेंगे भाई। प्लस माइनस अल्टरनेट साइड आएंगे ना। बोलो बोलो सर बोलो। मतलब कॉलम से फाइंड करे और रो से फाइंड करे, आंसर तो डिटरमिनेंट का एक ही आएगा ना? हाँ एक ही आएगा, किसी से भी करो आप। मैंने बोला ना, चाहे कॉलम से करो या रो से करो, या आप इस कॉलम से कर लो, C2 वाले कॉलम से कर लो, या R2 वाली रो से कर लो, किसी से भी करोगे आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है बच्चों। यस सर। मतलब सर कोई भी रो और कोई भी कॉलम ले, आंसर सब पे आपने लिखा हाँ वही आएगा सर? हाँ सबका सेम आएगा आंसर। जब वैल्यू आप सॉल्व करोगे, जब यहाँ पर 1 2 3 आपकी जब वैल्यू दी जाएगी, तब आपका डिटरमिनेंट सबका सेम आएगा, ठीक है बच्चों। अब जैसे आप लोगों को 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना, वो भी मैं बता दे रहा हूं। जैसे यहाँ पर आपका मान लो A1 B1 A2 B2 है, तो 2/2 का सिंपली डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, ये और ये बस। तो क्या आ जाएगा? A1 B2 माइनस ऑफ A2 B1। ये आपको 2/2 का डिटरमिनेंट आ गया, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब जैसे यहाँ पर 2/2 का डिटरमिनेंट बन रहा है, तो आप सॉल्व तो ऐसे ही करोगे ना, A1 B2 माइनस A2 B1 ऐसे ही करेंगे। यदि आप इसमें कर दो B1 A2 माइनस A1 B2, तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। क्लियर हो बच्चों? अभी मैं दिखाता हूं इसको। जैसे 2 1 1 3, हमने क्या बोला बच्चों? इसका पहले देन इसका करेंगे, तो क्या करोगे? 2 इंटू 3 6 माइनस 1 इंटू 1 1, तो कितना है आंसर? 5 आया। अब नहीं, कुछ बच्चों ने बोलो सर हम पहले इसको करेंगे, भाई कर लो। 1 माइनस 2 इंटू 3 कितना आएगा? 6 आएगा, तो कितना आएगा? -5। आंसर डिफर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए Yes, sir. पहले आप क्या करोगे? ये वाला, इसके बाद ये वाला।
यस सर, हो गया। बेटा अब अपन लोग देखते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। पहले माइनर देखें, माइनर क्या होता है, देन कोफैक्टर देखेंगे, ठीक है। माइनस, बेटा माइनस में थोड़ी सी थ्योरी लिख लो। माइनस ऑफ एन एलिमेंट, हाँ, माइनस ऑफ एन एलिमेंट is defined, minus of an element is defined as the minor determinant obtained by deleting a particular row or column और कॉलम। जो अभी अपन लोग निकाल रहे तो वैसा ही इसमें, ठीक है। माइनस ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द माइनर डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ए पार्टिकुलर रो और कॉलम। अब आगे क्या लिख लिया, इन विच दैट एलिमेंट अब बच्चों देखते हैं ये थ्योरी लिख गई, क्या है क्या नहीं इसको देखते हैं। थ्योरी तो हमें भी ज्यादा नहीं समझ में आती। एग्जांपल लिखते हैं बेटा। एक 3/3 का आप क्या करें, डिटरमिनेंट ले लीजिए। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका मतलब भी शायद आप समझ गए होंगे। A11 का मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में है। A13 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में है। क्लियर है ना बच्चों, बोलो। यस सर। अब बेटा आपसे पूछा जाए पहली चीज, माइनर ऑफ A11 का माइनर बताओ। इसको कैसे डिनोट करोगे, M11, ठीक है बच्चों। अब A11 का माइनर बताना है तो इसमें क्या लिखा हुआ है, माइनर डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ए पार्टिकुलर रो और कॉलम। बेटा जहां का एलिमेंट उसका रो एंड उसका कॉलम हटा के या डिलीट करके जो बचा हुआ है उसमें माइनर में लिख देते हैं। तो क्या आएगा, A22, A23, A32 एंड A33, बस ये आ गया। अब कोई आप बताओ, कोई और दूसरे का पूछो माइनर मुझसे, बोलो बेटा। मैं सर इसके अंदर तो रो और कॉलम दोनों डिलीट करने पड़ेंगे। बेटा पार्टिकुलर रो मतलब जहां ये वाला एलिमेंट हम ले रहे हैं यहाँ से, इसका रो एंड इसका कॉलम हटा देंगे। सर आपने और लिखा है ना, इसलिए मैंने पूछा। नहीं और लिख दिया क्या यहाँ पर, पार्टिकुलर रो एंड लिख दो, कॉलम लिख दो। ठीक है बच्चों। यस सर। तो सर इसमें और डिटरमिनेंट में क्या होता है? बस वही होता है, सेम होता है, एक दूसरे का सेम ही, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें माइनर में क्या होता है ना, आपसे इंडिविजुअली पूछा जाएगा। A11 का माइनर इंडिविजुअल का करते हैं, उसमें हाँ, सारे का करते हैं, उसमें सारे का करते थे। अब देखो बेटा, आप दूसरा कोई पूछो। आप मुझसे पूछा सर ने माइनर ऑफ A32 का, बोलो बच्चों माइनर M32 का माइनर बोलो आप लोग, दिख रहा होगा 32 ये है। थोड़ा सा मैं पहले इसको डिटरमिनेंट को और थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ पर जो मैंने लिखा है। A32 का मतलब आपको समझ में आया क्या पूछा गया, ये यस सर। ये A11, A13 और ये कॉलम हटा देंगे तो क्या है बेटा, A11, A21, A13, A23, A31 एंड A33, यही आएगा बच्चों, बोलो। अब सर ने हमसे पूछा है दूसरा आएगा क्या कुछ,
सर 2-1 और 2-3 आएगा A21 ना? A23 सर 2-1 और 2-3 आएगा ना सर? ओके, मतलब सबको समझ में आ गया क्या बताया सर ने? ठीक है, A11 A13 आएगा, A21 आएगा बच्चों, A23 आएगा। ये आप सही है बोलो? yes ओके। यस सर। अब बच्चों हमसे पूछा गया है, अब सर ने हमसे पूछा है कि आप माइनर बताइए, माइनर ऑफ A23 का। आप लोग बोलेंगे M23 का, बोलो। A11 A12 A21 A11 A12 मतलब A23 का पूछा गया बच्चों। A1 और A33। ये वाले एलिमेंट का पूछा गया है, तो मतलब इसका रो एंड इसका कॉलम हटा देंगे। A11 A12 A31 A31 और A33। ओके बच्चों, क्लियर हुआ? ऐसे ही बेटा आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि माइनर इसका बताओ, माइनर उसका बताओ, तो आप लोग ऐसे ही करो। क्लियर हो बच्चों? इसमें कोई साइन का मतलब नहीं होता है कि आगे कुछ साइन वगैरह लगाना पड़ेगा। ठीक है, लिख लो आप माइनर। तो सर इसमें सिर्फ सिंगल ही पूछा जाता है? हाँ बेटा, जैसे आपसे कोई डिटरमिनेंट दे दिया जाएगा, आपको बोर्ड एग्जाम ऐसे पूछा जाएगा M32 बताओ, तो आपको खुद करना पड़ेगा। अभी M32 का मतलब क्या पूछा है, किस एलिमेंट का माइनर पूछा हुआ है? 32 ये एलिमेंट का माइनर पूछा हुआ है, ये आपको बताना पड़ेगा। मैंने बता दिया A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 का मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ये आपको भी दिख गया है, क्योंकि अब आपको दिखने लगना चाहिए कि ये रो होती है एंड ये कॉलम होते हैं। ये सारी रो होती, ये सारे कॉलम होते हैं। ओके बच्चों, यस सर। अगला देखो, नोट हो गया? 1 मिनट। हो गया सर। हाँ, अब अपन लोग बेटा देखते हैं कोफैक्टर्स। वो क्या होता है भाई, वो भी देख लेते हैं। बेटा कोफैक्टर में केवल एक साइन आ जाता है और कुछ नहीं होता। बस देखो, जैसे आपसे बोला जाए CIJ, आई का मतलब क्या है, यहाँ पर रो है, एंड जे का मतलब क्या बच्चों, कॉलम। तो बेटा CIJ यदि आपसे पूछा जाए तो आप कुछ नहीं करना, आपको -1 की पावर I प्लस जे कर देंगे और MIJ लिख देंगे, बस खत्म। इतना कोफैक्टर होता है। समझ में आया क्या? अब देखो सर रिपीट करो। बेटा, कोफैक्टर यदि आपसे पूछा जाए तो कोफैक्टर CIJ मतलब I और J कुछ भी हो सकता है, रो और कॉलम में कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे C12 का क्या होगा, C23 का क्या होगा, तो I और J क्या होंगे, डिपेंड करेंगे डिटरमिनेंट के ऊपर। ठीक है, और बेटा यहाँ पर -1 की पावर I प्लस J आ जाता है और इनटू MIJ। माइनर निकालना हमने सीख लिया है, केवल इसमें एक्स्ट्रा ऐड होता है -1 की पावर I प्लस J, बस वो माइनर के मल्टीप्लाई में चला जाता है, वही आपका कोफैक्टर हो जाता है। देखते हैं, जैसे आपसे वही सेम चीज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपसे पूछा गया। अब जब ये आपसे पूछा गया बच्चों, जब ये पूछ लिया, अब भाई ये डिटरमिनेंट दिया, अब डिटरमिनेंट हमने पूछा आपसे C13, ये C13 है बेटा। अब C13 का आपको क्या बताना है, कोफैक्टर बताना है C13। बेटा C13 का मतलब क्या करोगे, -1 की पावर I की जगह कितना है 1 है, प्लस J की जगह कितना है 3 है, और माइनर लिख दोगे। अब माइनर M
M13 का माइनर क्या है, बोलो बच्चों जल्दी से। M13 का माइनर, इसको हटाओ क्या आएगा, 821 822 831 832, यही आएगा ना, बोलो बच्चों। यही आप यहाँ पर लिख दीजिए, 821 822 831 832। बस आपका क्या करोगे, -1 की पावर 3 + 1 4 हो जाएगा, तो -1 की पावर प्लस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा फाइनली आपका 821 822 831 832, ये आ गया C13। क्लियर हो बच्चों, बोलो। यस सर। नहीं सर। अभी यदि आपसे पूछा जाए, मैं एक और बता रहा हूं, यदि आपसे पूछा जाए C(23) पूछ लिया जाए, मतलब सेकेंड रो और थर्ड, मतलब 23 का मतलब ये वाला, सॉरी 23 कहाँ गया, ये इसको पूछा जाए, तो क्या करोगे, -1 की पावर 2 + 3 और -23 का यहाँ पर लगा लो बेटो। M23 का क्या आएगा, -23 क्या आएगा, इसको हटाया इसको हटा दिया, क्या आएगा A11 A12 A31 A32, यही आएगा क्या, बोलो बच्चों। यस सर। अब जब ये आपका माइनर निकल आया तो आपको केवल और केवल माइनर तो वही लिखोगे, C23 वाला माइनर लिखो यहाँ पर, तो क्या आएगा A11 A12 A31 A32। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या आएगा, C23 में -1 की पावर 2 + 3 मतलब ऑड पावर है, 5 आएगा, तो -1 की पावर 5 कितना आएगा, -1 आ जाएगा। A11 A12 सर अकेला माइनस लिखेंगे तो नहीं चलेगा? चलेगा यार, अब इतना छोटा सा चीज अंडरस्टैंडिंग कर लिया करो आप लोग। माइनस ऑफ A11 A12 A31 A32, क्लियर हो क्या बच्चों, बोलो। आपसे ऐसे ही कोफैक्टर किसी का भी पूछे, आपको केवल माइनर निकालना आना चाहिए और -1 की पावर I + J मल्टीप्लाई निकाल देना। मतलब सर इसमें तो माइनर ही होगा और साइन के I + J पे आधारित होगी साइन, हाँ, साइन तो I पर J पे ही आधारित होगा ना, I और J क्या है। अब देखो बच्चों, ये आप इसको नोट करने के पहले एक चीज देखो, मैंने यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट किसी का सॉल्व कराया था क्या, 3/3 का शायद डिटरमिनेंट मैंने सॉल्व कराया था, नहीं अभी सॉल्व कराया है, उसमें देखते हैं सॉल्व करके, इसको नोट करो। अब इसका मान लो यहाँ पर इस रो के अकॉर्डिंग इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, तो क्या आता है पहले देखते हैं, आप लोग इतना नोट करो फिर देखते हैं। यस। बहुत ध्यान से आप लोग 1 बाय 1 समझना। यस सर, हो गया। अब बच्चों, एक मिनट। हाँ ठीक है, अब बच्चों देखते हैं आगे, इसी में थोड़ा सा देखते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से। अब इसका यदि डिटरमिनेंट लिखें, इसका डिटरमिनेंट डेल इक्वल टू सॉल्व करें D = A11, मान लो इस रो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, A11 यहाँ पर क्या माइनर आ जाएगा क्या, M1 ना लिख के केवल लिख दे क्या A11 M111, बोलो माइनर ही तो आएगा, बोलो बच्चों।
माइनस ऑफ, देखो प्लस माइनस तो साइन तो, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, A12 माइनर ऑफ क्या आ जाएगा 12 प्लस A13 माइनर ऑफ 13, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलो बच्चों। यदि यहाँ पर माइनर लिख दें तो जो डिटरमिनेंट अपन लोग ने सॉल्व किया था 3/3 का, वैसे ही आ जाएगा। A11 माइनर लिख लो, M11 क्या हो जाएगा, ये हटाया क्या आएगा, A22 A23 A32 A33 माइनस A12, इसको हटाया तो क्या आएगा, A21 A23 A31 A33, यही आएगा क्या, बोलो बच्चों, प्लस A13, इसको हटाया तो क्या आएगा, A21 A22 A31 A32, बोलो। ऐसे ही आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी बुक में आपको ऐसा भी दिया हो तो आप कंफ्यूज मत होना। L इक्वल टू A11 M11 माइनस A12 M12 प्लस A13 M13। ओके बच्चों, क्लियर हुआ आपको? यस सर। नोट कर लो यहाँ तक। अब देखते हैं डिटरमिनेंट, कुछ डिटरमिनेंट है उनका अपन लोग सॉल्व करते हैं, उन डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। अब इसका मतलब ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, अब देखते हैं बच्चों आगे। जैसे क्वेश्चन से लेते हैं, आप लोग अभी तक जितने थ्योरी पढ़ी है हम लोगों ने, तो उसका इम्प्लीकेशन भी करते हैं। क्या आएगा, पहला क्वेश्चन लेते हैं, A+1 A-2 A+2 A-1। बेटा इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, द वैल्यू ऑफ इन दिस डिटरमिनेंट। तो वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब, अब 2/2 का 2/2 को कैसे निकालो, इसका और इसका कर देंगे, तो फाइनली कितना आएगा, A+1 A-1 माइनस A+2 A-2। ऐसे ही करेंगे क्या, बोलो बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ गया, A+B A-B दिया हुआ, तो A² माइनस 1 माइनस ऑफ A+B A-B दिया हुआ, तो A² माइनस 4, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा तो A² माइनस 1 माइनस A² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। यहाँ से फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। क्लियर हुआ बच्चों, बोलो। यस। यदि आपको ये चीज क्लियर है तो आप लोग ऐसे 3/3 का भी निकाल लोगे, या फिर 2/2 का एक आप लोग करो, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पर आप कर लो, यहां साइन ही थीटा रहना। अब इसका वैल्यू निकाल के बताओ आपको क्या आएगी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा एंड साइन। बच्चों क्या आएगा, A+B A-B दिया हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा शायद आपको पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा होता है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 0। आ रहा था क्या आपको 0, बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। अब आपको वैल्यू 2/2 को कभी भी पूछा जाएगा तो कोई भी डाउट नहीं होगा ना, बोलो बच्चों। नो सर। ओके, नोट करो, देन आप 3/3 का देखते हैं।
3/3 को देखने से पहले अपन लोग जो सबसे स्टार्टिंग में पढ़े थे वो जो इक्वेशन उस पे देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन करके कि कैसे आता है कि नहीं, देखते हैं। बच्चों मानता हूं मैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 5x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये बेटा है, हम आपको क्या कर ले, तो पहले आप इसका d निकाल लो। d क्या आएगा बोलो बच्चों, 2 5 माइनस 3 माइनस 2, यही आएगा क्या भाई। d में क्या आता है, x के कोफिशिएंट एज इट इज रख देंगे, y के कोफिशिएंट एज इट इज रख देंगे, तो क्या आएगा 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 4 माइनस ऑफ 5 इंटू माइनस 3 कितना, माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस 15 होगा, तो d कितना आ गया यहाँ से 11 आ गया। अब बच्चों देखो यहाँ पर d आ गया, d1 निकाल लो। d1 क्या आता था बोलो बच्चों, प्रथम बोलो। -5 -3 D1 क्या आता था, -2 C1 C2, यहाँ पर कांस्टेंट एंड B1 B2 करते थे, ठीक है। मतलब यहाँ पर 5 और 2 और क्या करोगे -3 -2, यही करते हैं। D2 बेटा क्या करोगे, -4 आएगा ना सर D1 में, जो भी आए 2 और 5 करोगे एंड सॉरी 2 और 5 कर दोगे, B1 B2 जो क्या रख दोगे, C1 C2 रख दोगे, तो 5 सर -5 और -2 नहीं आएगा कहाँ पर, सर, वो कोएफिशिएंट को एलएचएस में ले जाना पड़ेगा ना। LHS में नहीं ले जाना पड़ेगा यार, जैसे वहां पर था देखो। यहाँ पर आप लोग पता है सबसे ज्यादा आप लोगों को डाउट आता है, खुद का दिमाग लगाते हो। जो पहले पढ़ा है उसको पहले, टीचर जो पढ़ा रहा है उसको पहले समझो क्या बोलता है। यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट आप माइनस में कैसे ले गए यार, यहाँ जब पॉजिटिव मैंने बता रखा था, आप लोग माइनस में कैसे ले जाते हो ऑटोमेटिक। खुद का दिमाग कम लगाया करो जब पढ़ो, जब सीखना हो ना तो खुद की चीजें जो भी है ना तो हम उसको निकाल कर रख दें, तो सीखने का अच्छा वे होता है। हमें कितना भी आता हो बट हम यदि टीचर को सिखा रहा है तो हम उसके हिसाब से सीखे पहले, देन हम अपना इम्प्लीमेंटेशन बाद में करेंगे। ऐसा करो आप लोग, जब ऐसा करोगे ना तो आपको खुद ही रिजल्ट समझ में आएगा। हाँ तो बच्चों ये चीज आ गई, सही कहाँ गया, हाँ D2 आ गया, D1 और D2 आ गया। D1 में क्या होता था, D1 हमको x इक्वल टू क्या होता था, D1 अपॉन D2 होता था, सॉरी D1 अपॉन D, और y इक्वल टू कितना होता था, D2 अपॉन D होता था। तो बच्चों क्या करोगे, D1 में क्या होता था भाई, x के लिए निकालना है तो x वाले हटा के x जगह क्या रख दोगे, C1 C2 रख दोगे, और b के सॉरी y के जो कोएफिशिएंट है एज इट इज रख देंगे। अब D2 की जगह क्या करोगे, x वाले तो एज इट इज रख दोगे, बट जो y के कोएफिशिएंट y के जगह हटा के जगह क्या करोगे, C1 और C2 रख दोगे, ठीक है। अब बच्चों D1 यहाँ से निकाल लो यार, D1 क्या आएगा, 5 इंटू -2 कितना आएगा, -10 -16 प्लस -4 माइनस का 4। अब D2 बच्चों कितना आएगा, 2 इंटू 2 -21 25, सॉरी 25 आएगा, 5 इंटू 5 25, तो फाइनली माइनस का 21। अब बच्चों देखो यहाँ पर x निकालना है, x क्या होता है, इसको D1 लिख लो, D1 अपॉन D, D1 कितना है -4 अपॉन D कितना है बच्चों 11, ये आ गया। y कितना है बच्चों, D2 कितना है -21 अपॉन D कितना है बच्चों 11 है, यही आपका x और y आएंगे। क्लियर हो बच्चों। अब आप ऐसे भी सॉल्व कर लो तब भी आपका x और y यही आने वाला है, यदि आपने डिटरमिनेंट में कोई गलती नहीं की है तब, ठीक है। अब समझ में आया बेटा डिटरमिनेंट का यूज क्या होता है। जैसे अब यहाँ पर अभी 2 इक्वेशंस हैं, कभी कभी आपको ऐसे भी दे रहेंगी इक्वेशन, 2x प्लस 3y माइनस 6z इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2, 9x प्लस 7y माइनस 3z इक्वल टू 5, ऐसे भी दी जाएगी। यदि ऐसे जब दिया जाएगा देन आपको डिटरमिनेंट लगाना या डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करना इजी पड़ेगा कंपैरेटिवली x और y को सॉल्व करने से। बोलो बच्चों
अब यहाँ भी आप वही सेम चीज करोगे, पहले डी लिखोगे, डी कितना आएगा बोलो बच्चों, एक्स के सारे 2 3 9, वाई के 3 2 7, जेड के -6 3 -3, ये आपका डी आ गया। अब बेटा जब आपको D1 निकालना है तो D1 क्या करोगे भाई, एक्स वाले हटा के आप क्या करोगे, कांस्टेंट रख दो यार यहाँ पर, 9 2 5 3 2 7 -6 3 -3, ये आपका D1 आ गया। तो यहाँ से आप x क्या निकाल लोगे, D1/D कर लोगे। अब बेटा आपसे D2 पूछा जाए, D2 क्या आएगा भाई, y वाले हटा के क्या लिख दोगे, C1 C2 C3 लिख दोगे। 2 3 9 9 2 5 -6 3 -3, ये आपका बच्चों D2 आ गया। अब आपसे D3 पूछ लिया जाए, D3 क्या करोगे, जेड वाले हटा के कोफिशिएंट आप C1 C2 C3 रख दोगे, x और y वही रखोगे। 2 3 9 3 2 7 9 2 5। अब आप करस्पॉन्डिंग क्या करोगे, x निकल आया, y क्या आ जाएगा D2/D, जेड क्या आएगा बच्चों D3/। क्या यहाँ तक क्लियर हो नहीं, बोलो बच्चों इस पे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या हुआ, कैलकुलेशन D1 के लिए, D1 के लिए क्या बोला, प्रथम क्लियर बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका बोलो। वो कैलकुलेशन करते हैं ना जैसे D1 में, तो उसमें तो क्रॉस कर देते हैं 2 into 2 वाले में। तो बेटा 3/3 का डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं निकालना, आपको बता रखा है ना, तो वैसे ही तो निकालोगे। देख लेते हैं, मैं D बता दे रहा हूँ, आप D1 वैसे ही सॉल्व कर लेना, मैं इसको रब कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ भाई। यही तो पूछ रहा हूँ ना, आप इसका मतलब वैल्यू कैसे निकालोगे, D1 D2 D3। हाँ सर, यही सर। भाई मैं D बता दूं, कोई पूछ लो, 4 हैं, 4 डिटरमिनेंट सॉल्व करने में कोई एक पूछ लो, कौन सा बता दूं, हाँ D कोई भी एक बता दो सर, बाकी कर लो। ठीक है D बता दे रहा हूँ मैं। D इक्वल टू कितना है, 2 3 -6 3 2 3 9 7 -3। भाई हमारी आपकी डील डन हो गई कि मैं एक बताऊंगा, बाकी 3 आप करोगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं इसको 2 के मतलब हम इस रो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। 2 इसको हटाया, इसको हटाया, अब आप क्या लिखोगे, 2 3 7 -3। अब बेटा यहाँ पर क्या आएगा -3, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है, इसको हटाया, इसको हटाया, क्या आएगा 3 3 9 -3। हम -6, यहाँ पर प्लस आता है बट ऑलरेडी इसमें -6 रखा है तो -6 कर लेंगे। इसको हटाया, इसको हटाया, क्या आएगा 3 2 9 7, यही आपका। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 अंदर सॉल्व करो, 2 × -3 -6 -21 -3 3 × 3 माइनस का कितना आ जाएगा 9 माइनस का 27 -6 27 माइनस का 18। अब बेटा सॉल्व कर लो, आप कितना आएगा 21 -6 कितना हो गया 27 और इंटू क्या, सॉरी माइनस का 27 इंटू 2 माइनस का 54 हो जाएगा माइनस। अब बेटा यहाँ पर 27 एंड 9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 इंटू 3 कितना आएगा बोलो बेटा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 36 इंटू 3 108 आएगा क्या 108। ठीक है, बट यहाँ पर माइनस यहाँ से भी आएगा और यहाँ से माइनस प्लस हो गया। अब बेटा यहाँ माइनस 27 - 18 करो कितना आएगा 9 इंटू 6 कितना आएगा 54। तो फाइनली कितना आ रहा है 108 माइनस का 0 आ रहा है क्या यहाँ पर डी, यस ये 0 ही आएगा सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो होगा मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट आंसर 0 ही आएगा ना सर, सभी का आंसर कैसे 0 आ जाएगा यहाँ पर, इसका सर मतलब x y और z का आंसर 0 आएगा ना, तो फिर सर x y अभी जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा इसमें आप ये समझ लो, जब कोई अभी इसमें टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बताऊंगा इसमें, जब टाइम आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है सर बोलो।
वो -27 की जगह 21 आएगा। यहाँ पर तो बेटा 27 ही आ रहा है ना। सर वो उसके नीचे। अच्छा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 21 कर लो और आया तो भाई ठीक है। तो कितना आ जाएगा, शायद अब 0 नहीं आएगा। जो भी आया इससे मतलब नहीं है। 21 माइनस 18 कितना आ रहा है, 3 माइनस, मतलब -18 आ जाएगा। अब 0 नहीं आएगा यार। और यदि 0 डिटरमिनेंट नहीं आ रहा तो आपको x वैल्यू, x और y और z की वैल्यू निकल आएंगी। ठीक है, अभी कितना आया सॉल्यूशन बताओ बेटा। 36। 36 आ रहा है, तो 36 आ रहा है। डी यदि आ गया तो आप D1 निकाल लेना, D2 निकाल लो और D3 निकाल लो। ठीक है, फिर आप करस्पॉन्डिंग x को क्या लिखोगे, D1 अपॉन D, y क्या लिखोगे, D2 अपॉन D, z क्या लिखोगे, D3 अपॉन D। क्लियर हो बच्चों, बोलो। यस सर। अब तो कोई डाउट नहीं है डिटरमिनेंट सॉल्व करने में। नो सर। बच्चों इसको नोट करो, फिर मैं एक डिटरमिनेंट आपको देता हूं, उसको सॉल्व करो, देन आप लोग अपन लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। रिद्धि, जागृत, जैनम, किसी को डाउट है क्या बच्चों। नो सर। नो सर। नोट हो गया क्या बच्चों। अब बच्चों अपन लोग एक डिटरमिनेंट देते हैं, आप लोगों को सॉल्व करिए उसको। बहुत इजी सा डिटरमिनेंट देता हूं। 1 2 3, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालना आपको, -4 3 एंड 6। अब क्या दे दूं, 2 -7 9, द वैल्यू ऑफ, ऑप्शन भी दे दे रहा हूं मैं, देखो आ रहा है कि नहीं ऑप्शन। बी ऑप्शन कितना आएगा, -231, सी ऑप्शन 231, डी ऑप्शन 39। करो आप लोग। सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। सर ये ऐसा जेडब्ल्यू में भी आता है ये पूरा क्वेश्चन, क्या जेडब्ल्यू में भी आता है ये क्वेश्चन, बेटा, सब में आता है ये। बहुत लेंथी नहीं हो जाएगा सर। लेंदी अभी आप इस जब कुछ दिन कर लोगे, मुझे 15 सेकंड लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैं आपको सॉल्व करके दिखा भी सकता हूँ, 15 सेकंड ज्यादा नहीं लगता मुझे डिटरमिनेंट सॉल्व करने में। ये आपसे भी होएगा, आपसे 30 सेकंड में हो जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे 25 सेकंड आएगा, फिर टाइम तो रिड्यूस होगा 20 सेकंड आएगा। लेंदी नहीं हो। अभी आपको लगता है मैं समझा रहा हूँ ना आपको एक एक चीज, इसलिए लेंदी लग रहा है आपको। मैं जिससे आंसर पूछूं वही बताना। सारे बच्चे सॉल्व करो, जब हो जाए तो केवल ये बार बोल देना हाँ हो गया है। हो गया सर। ठीक है, शांत बैठे रहो।
जागृत बोलो बेटा, आंसर कितना आया तुम्हारा? जैनम बोलो बेटा, उनका बेटा आप बोलो। अभी नहीं हुआ क्या किसी का? सर ए। ए ऑप्शन सही है। यदि आप लोगों को होगा तो इसमें कोई गलती होने के चांसेस ही नहीं है बेटा। ये चीज आप हमेशा यस सर, ये ऑप्शन ही आता है। बेटा सबका ए आ रहा है क्या बोलो? रिद्धि तुम्हारा क्या आ रहा है? नहीं सर, सी आता है, सी आता है सर। यस सर, सी होगा 2 सी आ 3 रहा है? सी होता है सर। 3 ठीक है, मैं भी अब आप लोग कंफ्यूज कर दिए मुझे भी, मुझे निकाल के देखना पड़ेगा। 230 बना रहा है, जिसका 230 बना रहा है सही है। ठीक है बच्चों, जाकर तुम्हारा गलत कैसे हुआ? ए ऑप्शन कैसे आया तुम्हारा? सर कैलकुलेशन। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक। बच्चों सबको क्लियर हुआ इसका? बोलो या मैं बता दूं, कोई डाउट हो तो? प्रथम डाउट तो नहीं है? नो सर। आ गया सर 231। ठीक ठीक ओके। अब बच्चों अपन लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। बेटा पहली प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट P1। पहली प्रॉपर्टी जो होती है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। द वैल्यू ऑफ determinant remains unchanged. The value of determinant remains unchanged if the row and column are interchanged. बेटा इसमें क्या बोला गया? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। देखते हैं भाई क्या है यहाँ पर। क्या कर ले? A1 B1 C1 A2 A3 B2 B3 C2 C3। बच्चों यहाँ पर आपको देखो ये रो है और ये कॉलम है। बेटा यदि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सेम ही रहती है। भाई ये जो रो है इसको कॉलम की जगह लिखते हैं, क्या लिखोगे यहाँ पर? A1 B1 C1। अब जो ये रो है तो इसको क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा A2 A3। समझ में आया बच्चों? B1 B2 B3 C1 C2 C3। जो बेटा ये C1 है इसको R1 कर दिया हमने, और जो C2 है इसको R2 कर दिया अपन लोगों ने, और जो C3 है इसको C1 C2 C3 बोल सकते हैं। C3 जो है उसको R3 कर दिया। ठीक है, तो बच्चों जो वैल्यू आती है डिटरमिनेंट की वो कभी भी चेंज नहीं होती। यदि आप रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डजंट चेंज। ठीक है बेटा, नोट कर लो आप लोग।
हमने यहाँ पर क्या किया, इसको मान लो R1 की जगह क्या लिख दिया, R1 की जगह C1 कर दिया, R2 की जगह C2 कर दिया आपस में, या C2 की जगह R2 कर दो, कुछ भी कर सकते हो। R3 2, then value of determinant is unchanged या remain unchanged। नोट हो गया क्या बच्चों इतना? Yes, sir. बेटा यदि आपका नोट हो गया तो इसमें बहुत अच्छी बात में है, देखो इसको मैं थोड़ा सा रब करके, ये चीज आपको जनरली बुक में नहीं मिलेगा। देखो मैं ट्रिक टाइप की भी है। यदि बेटा आपसे बोला जाए डी एंड डी डैश, मतलब डी डैश का मतलब इसको डी बोल दो तो ये बेटा डी डैश होगा, मतलब जब आप चेंज करोगे, डी एंड डी डैश आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। बेटा ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, डी एंड डी डैश आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर इफ डी डैश इक्वल टू माइनस ऑफ डी। मतलब यदि हम देखो अभी तक इसमें तो क्या बोला है, रिमेन अनचेंज्ड, बट बेटा यदि डी डैश इक्वल टू माइनस ऑफ डी आ रहा है देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। बेटा then it is called skew symmetric determinant, but लेकिन d डैश इक्वल टू d तो क्या हो जाएगा, 2d इक्वल टू 0, देन d इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से क्या चीज पता चल रही है, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। फिर आगे क्या लिखेंगे, skew symmetric determinant, skew symmetric determinant of third order। थर्ड ऑर्डर का मतलब क्या बेटा, 3/3 का, ऑफ थर्ड ऑर्डर हैज the value of 0। अब देखते हैं इसको क्या बोला है। थ्योरी से किसी को समझ में आ रहा है क्या कुछ तो मैंने लिखा है आप? नो सर। बेटा यहाँ पर बोला गया है, ये मैट्रिक्स में जनरली पढ़ाया जाता है। आज मुझे याद आया चीज, देखो डी एंड डी, ये कि हम इसको डिटरमिनेंट में अप्लाई करें ये चीज, तो डिटरमिनेंट में हम लोगों को सॉल्विंग में क्या आराम होगी देखते हैं। डी एंड डी डैश आर द ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। यदि बेटा जैसे आपको मैट्रिक्स में आप लोगों को हल्का फुल्का जिसमें पढ़ रखा होगा तो उसको ज्यादा समझ में आएगा। तो क्या होगा, जैसे स्कूल में पढ़ाई होगी तो मैट्रिक्स यदि क्या होगी, यदि ट्रांसपोज मैट्रिक्स है या इसकी सिमेट्रिक में यदि जैसे सिमेट्रिक है तो क्या डी मैट्रिक्स एम इक्वल टू एम डैश आ जाएगा, और यदि इसकी सिमेट्रिक तो यहाँ पर एम इक्वल टू माइनस ऑफ एम डैश आएगा, ये एम डैश इक्वल टू माइनस ऑफ एम आएगा। वैसे यहाँ पर if d dash equal to minus d then it is called skew symmetric determinant, but d dash equal to d, लेकिन d dash equal to d then 2d equal to 0 applied, d equal to 0 by 2d equal to 0 तो d equal to 0 होगा। skew symmetric determinant और थर्ड ऑर्डर has value of 0। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। भाई एक डिटरमिनेंट अपन लोग लेते हैं d, इसको समझते हैं एग्जांपल से। 0 यहाँ पर b लेते हैं, 0b माइनस सी माइनस बी 0a सी माइनस a 0। अब बच्चों अब इसका डी डैश निकाल रहे हैं थोड़ा सा। डी डैश तो मैंने निकालना बता दिया ना, रो की जगह कॉलम, कॉलम की जगह रो। क्या आएगा, ये रो इसकी जगह कॉलम कर लो, 0b माइनस सी
ये रो ये जगह आ गया, तो ये रो इस कॉलम पे आ जाएगा, माइनस बी 0 ए, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में आ जाएगा, सी माइनस ए। अब यार इसमें ऐसा किया जाए, इसमें कुछ और कुछ ऐसा किया जाए, यदि इसमें आप माइनस का मल्टीप्लाई करा दो यार, यदि माइनस का मल्टीप्लाई करा दो तो क्या शायद डी दिख रहा है क्या, बोलो बच्चों आपको? माइनस का मल्टीप्लाई करा दोगे तो शायद डी दिख रहा है क्या, बोलो? डी दिख रहा है कि नहीं? आप इसमें पूरे डिटरमिनेंट माइनस में मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा? क्योंकि डिटरमिनेंट में रो और कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, बट वही चीज अलग अलग रो और अलग अलग कॉलम माइनस मल्टीप्लाई कराओगे फिर भी बाहर माइनस आएगा, बट हमने एक साथ ही करा दिया फिर भी माइनस माइनस आएगा। तो बेटा इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, प्लस सी माइनस सी हो जाएगा, बी माइनस बी हो जाएगा, ए प्लस ए हो जाएगा, सी माइनस सी। और क्या आप समझ में आया बच्चा? डी डैश इक्वल टू माइनस डी आ रहा है कि नहीं, बोलो बच्चों? यस Yes, sir. बेटा यदि ऐसा कुछ आता है, यदि डी डैश इक्वल टू डी माइनस ऑफ डी आ रहा है तो इसको क्या बोल दोगे? स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स, बोलोगे क्या? बोलो बच्चों। स्क्यू सिमेट्रिक इसको डिटरमिनेंट बोल देंगे। और आपको विदाउट स्पेंडिंग, यदि बेटा ये डिटरमिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स है तो आप इसको विदाउट स्पेंडिंग आप इसको जीरो लिख सकते हो। इसकी वैल्यू आप यदि इसके पूछ लिया जाए वैल्यू ऑफ डी, तो यदि आपको डी इक्वल टू डी डैश इक्वल टू माइनस ऑफ डी के फॉर्म में आ रहा है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट यदि आ रहा है तो आप इसको बिना स्पेंड किए, बिना आपको मतलब एक्सपेंडिंग मतलब बिना इसका जो वैल्यू निकालते थे बिना एक्सपेंड किए आप इसको डायरेक्टली जीरो कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। नहीं, रिपीट करो सर। बेटा यहां पर आपको यदि d इक्वल टू डी डैश तो निकालना आता है, बोलो? यस सर। वो तो निकाल लोगे। अब डी डैश में आप ऐसा करिए, माइनस का मल्टीप्लाई पूरे डिटरमिनेंट करा दिए तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा। तो आइनर जब अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे इसमें तो ये देखो यही सेम आ रहा है क्या डी, बोलो? माइनस का मल्टीप्लाई कराओ यार, जीरो माइनस का मल्टीप्लाई करो जीरो, माइनस बी में माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे प्लस बी, सी में कराओगे माइनस सी, बी में कराओगे माइनस बी, जीरो में जीरो, ए में कराओगे माइनस ए, फिर कराओगे माइनस ए में प्लस सी आ जाएगा, माइनस सॉरी यहाँ पर प्लस ए तो प्लस ए में यस यस सर आता है, हो जाएगा। तो बेटा यदि डी डैश इक्वल टू माइनस डी आ रहा है तो उसको क्या बोल दो? स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। और बेटा यदि स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट आपको आ रहा है तो विदाउट स्पेंडिंग आप डी की यदि वैल्यू पूछ लिया जाए तो आप क्या कर दोगे? इक्वल टू जीरो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? यदि आपको इसको एक्सपेंड भी करोगे तो उसकी वैल्यू फिर भी जीरो ही आएगी। एक्सपेंड करके आप देख भी लो, डी इक्वल टू जीरो, इसको हटाया क्या आ जाएगा? जीरो प्लस ए, यहाँ पर माइनस बी, इसको हटाया कितना आ जाएगा? जीरो माइनस ऑफ ए सी, यहाँ पर प्लस सी की जगह माइनस सी आ जाएगा, इसको हटाया क्या आ जाएगा? ए बी माइनस जीरो। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये तो ए बी सी आ गया, ये तो सब जीरो हो रहा है, और माइनस का ए बी सी जीरो आ रहा है क्या, बोलो बच्चों? तो हम एक्सपेंड क्यों करें यदि हमें ये पता चल जाए कि यदि ये डिटरमिनेंट इसका डी डैश क्या आ रहा है? माइनस ऑफ डी के इक्वल आ रहा है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, तो बिना एक्सपेंड करें हम लोग क्या लिख देंगे? डी की वैल्यू जीरो। क्लियर हो बच्चों? बोलो। क्या सर डी की वैल्यू अगर डी डैश इक्वल्स माइनस डी हो तो आप जीरो लिख देंगे? हाँ, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लो।
बेटा डिटर्मिनेंट मैं अपना आपको डीप में पढ़ाऊंगा, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स। तो मेरा प्लीज आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज रिवाइज करते चलिए, नहीं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं पहले ही बोले दे रहा हूँ। कल का लेक्चर में आपको आज का जितना पढ़ाया गया रिवाइज करके आना, नहीं कल को आपको हवा में चीजें लगेंगी कि नहीं हवा में है। समझ में आ रहा है? नोट हो गया क्या? Yes. अब बच्चों इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, इसमें क्या लिख लो आप इसको भी, इफ एनी टू रो एंड इफ एनी टू रोज और कॉलम, मतलब टू रो या कॉलम, if any two row or column of a determinant be interchanged, the value of determinant is changed। क्या चेंज होगा? इन साइन ओनली, चेंज इन साइन, मतलब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की सेम रहेगी बट केवल और केवल साइन चेंज। देखते हैं बच्चों, यदि आपका डी कितना है, क्या लिख ले, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। बेटा इसमें क्या बोला गया है, कोई दो रो या कॉलम, ठीक है बच्चों, रो चेंज कर दो या कॉलम चेंज कर दो। तो अपन क्या करें, रो ही चेंज कर दे क्या भाई? मतलब देखो ये चलो रो नहीं कॉलम चेंज कर लेते इसमें, ये C1 कॉलम, ये C2 कॉलम, ये C3, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर लो, C1 की जगह C2, C2 की जगह C1 कर लो, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3 एज इट इज आएगा। तो बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी ये D डैश इक्वल टू माइनस ऑफ D के इक्वल आएगी, वैल्यू तो सेम रहेगी, केवल और केवल माइनस आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? आप कोई दो रो आपस में चेंज कर लो, जैसे इन दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर लो, तो क्या आएगा, फिर भी साइन चेंज मत कर लो। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलता है इफ द डिटरमिनेंट has any two row टू रो कर लो, हैज एनी टू रो कर लो या टू कॉलम कर लो, हैज एनी टू रो और कॉलम, एनी टू रो और कॉलम आइडेंटिकल भाई, देन इट्स वैल्यू ऑफ, इसमें क्या बोला गया बच्चों, यदि किसी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम सेम है, आइडेंटिकल है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। क्लियर हो बच्चों? मतलब जैसे यहाँ पर इक्वल टू A B C C1 C2 C3, मतलब इसमें क्या दो कॉलम सेम है आपस में, तो इसके जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो ऑलवेज 0 है। समझ में आया बच्चों? ये कोई डाउट है बोलो।
प्रीति, जागृत, जैनम, प्रथम, कोई डाउट है क्या? नो सर सर। हाँ मतलब सर पूरी की पूरी दोनों रो सेम होगी सर? बेटा इसमें या तो दो रो सेम है, जैसे यहाँ पर देखो दो कॉलम के आपस में सेम है कि नहीं, बोलो। हाँ सर। तो मतलब सर हमें कुछ प्रोसेस करने का नहीं, डायरेक्ट 0 लिख के। हाँ डायरेक्ट, जैसे यदि आपको क्या दिख जाए 1 1 1 1 1 1 2 3 4, तो क्या करोगे इसकी वैल्यू बोलो? 0। 0 हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप करके भी देख लेना, घर पे चेक करो, कोई दिक्कत नहीं, 0 ही आएगा। सर हाँ बोलो। सर अगर एक रो 1 2 3 1 2 3 और दूसरी रो 3 2 1 हो तो सर 0 आएगा? बेटा तब तो अब देख लो करके 0 आ रहा है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता 0 आएगा, आप करके देख लो, आएगा नहीं 0, ठीक है। सेम का मतलब बेटा सेम होना चाहिए, ये नहीं कि एक ऐसे एक ऐसे हो, ऐसे में सेम नहीं बोलते। इसको क्या सेम बोलते हैं क्या? इन दोनों वेक्टरों को सेम आइडेंटिकल या सेम वेक्टर बोलेंगे क्या? वेक्टर में समझ लो यार, फिजिक्स तो पढ़े होगे ना वेक्टर वेक्टर, तो क्या इन दोनों वेक्टरों को आइडेंटिकल वेक्टर बोलेंगे क्या, बोलो? नो नो सर। आइडेंटिकल या इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे ना, तो यार इसमें कैसे मेरे सब्जेक्ट में आप लोग कैसे बोल दिया ये इक्वल हूं, वैसे ही बेटा इसमें, ठीक है। प्रथम पटेल समझ में आया? क्या सर ये प्रॉपर्टीज? हाँ प्रॉपर्टीज नहीं, जो उसने अभी पूछा था 1 2 3 और 3 2 1 हो तो। अब बच्चों अगली प्रॉपर्टी देखते सुना हैं। सुना नहीं सर। ठीक है बेटा, P3 क्या बोलता है, क्या लिखा हूं P3? यदि आपको, मैं थ्योरी नहीं लिखाता हूं उसमें, मुझे लगता है थ्योरी लिखाने का कोई मतलब नहीं है। यदि बेटा जैसे आप मान लो D इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, कुछ ऐसा दिया हुआ। अब आप इसमें किसी रो में या किसी कॉलम में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा दीजिए यार, जैसे यहां पर आप मल्टीप्लाई करा देते हैं किसी कांस्टेंट का इसमें, ठीक है। तो बच्चों इसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराओगे, जैसे मान लो D डैश इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पर K A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसमें आप किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो आप ऐसे जो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराओगे तो बच्चों वो या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा या तो किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। मतलब मैट्रिसेस की तरीके नहीं कि एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराया तो पूरे डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे इसमें कोई k का मल्टीप्लाई कराना है यार, तो क्या आ जाएगा K1 K2 K3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 एज इट इज रहे, समझ में आया क्या? या तो आप एक रो में मल्टीप्लाई करा दिया या तो आप किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करा दो, K1 K B1 K C1, बाकी एज इट इज रहेंगे A2 A3 B2 B3 C2 C3। बोलो बच्चों समझ में आया क्या? दोनों ऐसे यदि किसी डिटरमिनेंट से जब कॉलम लेंगे कोई कांस्टेंट नंबर, सॉरी कॉमन लेंगे जब कोई कांस्टेंट नंबर, तो क्या आएगा किसी पार्टिकुलर रो से, जैसे देखो इसी जगह मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 डाल लो, ऐसे ही बता दे रहा हूं, जैसे मान लो यहाँ पर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3 3 की पावर 2 3 की पावर 5 3 की पावर 7 4 की पावर 2 4 की पावर 3 4 की पावर 2। बच्चों अब देखो, अब ये जब इसमें यदि D है,
यदि कोई कॉमन लोगे, जैसे मान लो यहाँ से ऊपर वाली रो से R1 से हमें 2 कॉमन लेना है, तो बेटा किसी एक पार्टिकुलर रो से ही 2 कॉमन आएगा। यहाँ 2 लिखिए, तो क्या बचा यहाँ पर 2 की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 की पावर 2 आ जाएगा। अब बेटा दूसरी रो से हमने 3 की पावर 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर लिख लिया 3 की पावर 2, यहाँ 1 3 की पावर 3 की पावर 5 आ जाएगा। अब बेटा थर्ड रो से हमने 4 की पावर 2 कॉमन ले लिया, तो ऐसे लिख देंगे यहाँ पर 1 4 की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। आप समझ में आए? बोलो। यदि हम कोई कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई करा रहे हैं किसी डिटरमिनेंट में, तो वो पार्टिकुलर या तो किसी रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा या तो किसी कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे ही यदि हम कोई कांस्टेंट कॉमन लेंगे डिटरमिनेंट से, तो वो पर्टिकुलर एक रो से कॉमन आएगा। जैसे एक रो से कॉमन लिया, फिर दूसरी रो से कॉमन लिया, फिर तीसरी रो से कॉमन लिया, या किसी एक कॉलम से कॉमन लिया, दूसरे कॉलम से कॉमन लिया, तीसरे कॉलम से कॉमन लिया। क्लियर हो बच्चों? बोलो। सर ये आपने 2